साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। प्रजामंडल की अपनी कल की जो क्लास थी वो धमाकेदार रही और रेस्पॉन्स भी धमाकेदार ही मिला है। और हकीकत यदि आप देखोगे पेपर पिछले उठा के देख लेना, प्रश्न जो बनते हैं 80% वहां से बनते हैं। और जो आपको ट्रिक दी है आप यदि याद कर लेते हो तो प्रजामंडल से संबंधित यदि वहां से प्रश्न आ गए अध्यक्ष और उससे संबंधित आपके कभी गलत नहीं होंगे। ये बात आप मान के देख लेना, आप मेरी मत मानना, आप खुद ट्राई करें। अभी तक जैसे अपनी जितनी भी क्लासेस चली आपको करना चाहिए, अपनी जितनी भी क्लासेस चली है पिछले साल के पेपर उठा के देखें और कोई ऐसे भी प्रश्न रैंडमली भी दिखता है उसे भी देखें और फिर देखें कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, या सर ने ये पढ़ा दिया है अब हमें इसमें और अपना कितना एफर्ट देने की जरूरत है, क्या दायरा बढ़ाने की जरूरत है, क्या ये सही है। अपना आकलन थोड़े थोड़े दिन में करते रहना, ठीक है। यही पढ़ने का सही तरीका होता है। देखो एक शिक्षक अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे सकता है, बता दिया ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। दायरा कितना बढ़ाना है कितना नहीं ये हर विद्यार्थी के अलग अलग मतलब उसकी क्षमताएं होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, उनके ऊपर निर्भर है। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। इसके बाद में जो है क्वेश्चन देखते रहना कि हाँ इस तरीके से बना था और ये तो हकीकत वास्तव में सही हो रहा है। और यदि ये ट्रिक याद नहीं की होती तो ये 4 ऑप्शन है और फिर गोडे दे देते, ये तो वो वाली चीज है। तो ये चीजें आपने गोडा नहीं दे इस वास्ते मैं ट्रिक बता दिया करूं, ठीक है ना। हालांकि सही हकीकत बात बताऊं तो सभी जने किसी न किसी मतलब ऐसे तरीके से याद करते हैं लेकिन बताते नहीं है, पता नहीं क्यों, वो पता नहीं, लेकिन बतानी चाहिए कि विद्यार्थी जो है भाई इतनी सारी इतनी पुस्तक इतनी बड़ी कब तक याद रखे, तो थोड़ा सा मतलब उसके कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए तो वो बढ़िया चीज रहती है। इसीलिए आपको बताता हूं। अब देखो कल की क्लास अपनी ट्रिक पर थी और लगभग 80% सवाल वहां से बनते हैं। आज की क्लास जो है उसके अंदर अब खास प्रजामंडल अपन देखेंगे कि इनमें क्या क्या घटनाएं हुई और यहां से भी यदि प्रश्न बनते हैं तो हमारे प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो आज अपन जो ले रहे हैं साथियों, सबसे पहली स्लाइड अपनी है जयपुर प्रजामंडल की, ठीक है। अब देखो प्रजामंडल क्यों स्थापित हुए, उनके लिए क्या क्या प्रयास किए, ये सब कल समझाया था। अब यहाँ पे तो मतलब व्यक्ति विशेष आएंगे, कोई स्पेशल समझौते किए वो आएंगे और उनकी डिटेल आएगी, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। जैसे जयपुर प्रजामंडल है, ठीक है। अब जयपुर प्रजामंडल जो है वो वैसे मुख्य आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट में। इसमें देखो जो ये जितने भी प्रजामंडल आंदोलन हुए ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था उससे प्रभावित रहे। यहाँ पे किसान आंदोलन जो थे वो भी इनसे जुड़े हुए रहे हैं, तो ये सारे आपस में लिंक रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जयपुर प्रजामंडल हुआ, इसमें हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र, अपने बाबा हरिश्चंद्र, ये सारे मतलब मुख्य मुख्य सूरमा जो थे उनके प्रयास यहाँ पे रहे हैं। वहां से अतिथि कस्तूरबा गांधी वगैरह वो भी आते जाते रहे हैं, वो केंद्र से, सेंट्रल से, तो यहां से मतलब पूरा संबंध रहा है। तो अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो जयपुर प्रजामंडल की साथियों स्थापना हुई आपके 1931, कल बता दिया था। कपूर चंद पाटनी ने स्थापना की, लेकिन ये थोड़ा सा निष्क्रिय अवस्था में चला गया था थोड़े समय बाद में, यहाँ पे इतना मतलब एक्टिव नहीं रह पाया। तो इसको जो है पुनर्जीवित किया जमनालाल बजाज ने 1936-37 के अंदर, इसको पुनर्जीवित किया जमनालाल बजाज ने, और जमनालाल बजाज ही यहाँ बने थे क्या, अध्यक्ष, ठीक है। अब उपाध्यक्ष जो बने थे वो चिरंजी लाल मिश्र बने थे। हीरालाल शास्त्री का यहाँ बराबर सहयोग रहा था। तो हीरालाल शास्त्री का सहयोग रहा, तो हीरालाल शास्त्री यहाँ पे सचिव थे, ये भी आप ध्यान रख लेना, लिख लेना आप, ठीक है, कि सचिव हीरालाल शास्त्री थे क्योंकि उनका सहयोग बराबर रहा। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की भी स्थापना की थी। तो जमनालाल बजाज को आप बता देना कि गांधी जी का क्या कहते हैं, मैं बता देते, चलो 5वां पुत्र कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं वो कारण देख बता दे सब, 5वां पुत्र किसे कहते हैं, जमनालाल बजाज को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते थे और गांधी जी के 4 पुत्र ही थे, ठीक है। और आपको चलो आज एक ट्रिक बताता हूं, गांधी जी के 4 पुत्र थे, उसकी ट्रिक है रामदेव ही गांधी के 4 पुत्र थे, ठीक है। अब रामदेव आया ना, तो रामलाल, मणिलाल, देवीलाल, हीरालाल, ये है गांधी जी के 4 पुत्र, ये थे। 5वां जमनालाल बजाज को कहते थे क्योंकि ये इनके पद चिन्हों पर चले। 1927 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की। तो चरखा संघ देखो, चरखे से संबंधित कौन थे, बापू थे, तो बापू के पद चिन्हों पर चलने के कारण इनको 5वां पुत्र कहा जाता है, ये है कारण, और इसको बोलते हैं कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ये है ट्रिक कि 4 पुत्र ये थे और 5वां कौन बना, जमनालाल, बना नहीं मतलब कहते हैं, ठीक है ना, जमनालाल बजाज। और ये रामदेव ही किने नोट करने में कर ली, जो काम आए डिस्कशन कराने तो अगले फसावर काम आए, क्या बेटा तू बता
कि ओ कौन है, सत्यभामा कौन है, गांधी जी की मानस पुत्री कहते हैं। मतलब जब आप पढ़ाई के उस स्तर पे पहुंचोगे ना, एक सवाल आएगा उससे आपको 10 सवाल याद आएंगे, तब समझ लेना कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोके। और उस स्तर पे आने के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है। मतलब समझ लेना कि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। ठीक है, चलो मैं इसलिए कहता हूं इतनी ये आपको मेहनत करने के लिए, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूं। यदि मैं जब तक जो चीज नहीं करूंगा वो कहूंगा नहीं आपको। मैंने खुद 17-17 घंटे 18-18 घंटे धुनी तापी है, यानी कि बैठा हूं कमरों के अंदर। ठीक है, 10 किलो से 12 किलो वजन कम किया है अपनी पढ़ाई के चक्कर में, तब जाके रैंक बनती है और तब जाके डंके की चोट पे सिलेक्शन होता है। तब जाके सभी जो है मानते हैं कि हाँ वास्तव में जो मेहनत की है उसका परिणाम आया है। और यही परिणाम लाना है तो आपको भोग देना पड़ेगा। ठीक है ना, सुख भोगोगे तब तक आपको सुख मिलेगा नहीं, असली सुख तब मिलेगा जब आप भोग दोगे। ठीक है, इस बात को अंदर उतार लेना। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1938 के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन। ठीक है ना, 1936-37 के अंदर सत्र होता है ना, इस तरीके से याद रखना। इसकी पुनर्स्थापना हुई, पुनर्जीवित किया, और 1938 के अंदर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, इन्होंने एक संदेश दिया, स्वदेशी व खादी का प्रयोग। देखो, चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की। जमनालाल बजाज जब जुड़े हुए हैं तो खादी का संदेश देना ही है, ये चीजें समझने की है ना। यहाँ पे जब प्रश्न जब लैंग्वेज पे आएगा तब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ सर ने ये कहा था, जमनालाल बजाज का कहा था, तो ये चीज ऐसे आई है। ठीक है, अब देखो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल उस समय जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, और मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बताता हूं। इसलिए कहा जाता है कि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बन रही थी, यहाँ पे अपने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव था, 1942 की बात है। ठीक है ना, तो उस समय जो है, अब इनके बीच में क्या था, क्रांतिकारी यानी कि ये रियासत अपने प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, और जयपुर रियासत चाहती थी कि ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न ले। तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में एक समझौता हुआ, उस समझौते को कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन किन कह रहे हैं? जेंटलमैन बिन गए कोट बूट वगैरह सूट पैंट पहरा है, अपन लोग जेंटलमैन थोड़ी के ए जैकेटिया घालन अजवान यूं डायरेक्ट कदी मारवाड़ी बोलदान कदी हिंदी बोलदान, मतलब दावे जो पढ़ा था, ए जेंटलमैन थोड़ी है। ए तो ठीक है कि हाँ गुरु कह सको, क्यों गुरु कोई भी हो सके, गुरु अनपढ़ भी हो सकता है, गुरु पढ़ा लिखा भी हो सकता है, गुरु कैसा भी हो सकता है, गुरु कह सको, जेंटलमैन को कह सका, जेंटलमैन कह सका कि। तो ये हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत अब इसके अंदर शर्तें क्या थी वो देखना, शर्तें बड़ी रोचक है कि जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, पहली शर्त ये थी। ठीक है, जयपुर रियासत, अब एक तरह से ऐसे मान के चलना, क्योंकि बार बार कंफ्यूज हो गए, जयपुर रियासत यानी कि सरकार और प्रजामंडल यानी कि जो आंदोलन करने वाले वो, तो जयपुर रियासत अंग्रेजों का साथ नहीं देगी। ठीक है, ये बात इन्होंने प्रजामंडल ने अपनी तरफ से रख दी कि ये आप उनका साथ नहीं दोगे, जैसे मतलब संग्राम चल रहा है स्वतंत्रता का वो चलेगा, जयपुर रियासत इसमें उनकी मदद नहीं करने वाली। ठीक है, मान ली। दूसरी शर्त थी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे। तो उत्तरदायी सरकार अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ाई है, उत्तरदायी सरकार के प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, ओके। शांतिपूर्ण हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जुलूस वगैरह ये निकालने की स्वतंत्रता होगी, किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। ये किसकी तरफ से थी मांग? ये थी अपने प्रजामंडल की तरफ से। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ये शर्त रखी थी मिर्जा इस्माइल ने कि जब हम अंग्रेजों की मदद नहीं कर रहे हैं तो तुम भी वहां उसमें भाग नहीं लोगे, और यहीं पे रोड़ा अड़ेगा। इसके अलावा और भी शर्तें थी, जैसे कि कोई क्रांतिकारी वहां से निष्कासित किया जाता है कहीं से बाहर से और वो यहाँ आता है तो उस पर रोक वगैरह नहीं होगी, आने जाने की स्वतंत्रता रहेगी वगैरह, ऐसी शर्तें नॉर्मल और भी थी। ठीक है, लेकिन ये जो शर्त थी ना, ये फूट डालने वाली शर्त थी। क्यों फूट डालने वाली थी? क्योंकि यहाँ पे आप देखो दो विचारधारा के लोग हो गए। एक विचारधारा के लोग के हाँ ठीक है हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, दूसरी विचारधारा के लोग के नहीं हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्यों नहीं लेंगे, ये अंग्रेजों के खिलाफ किया गया, हम तो भाग लेंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमको। तो ये वाली बात जो आई ना वो दिमाग में आई बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो हरिश्चंद्र की अध्यक्षता में नेतृत्व के अंदर यहां से जो प्रजामंडल था, जयपुर प्रजामंडल, समझ लेना चीज को, बार बार कोई समझाने वाला नहीं है, और
कैसी भी क्लास हो, इतना आपको व्यवस्थित डिटेल से मैं नहीं समझता। मैंने आज तक जब तक मैं खुद पढ़ता था, मैंने खुद ने इसके ऊपर मेहनत की, तब ये चीजें समझ में आई कि ये हकीकत बात ये थी, ठीक है ना। तो इसको समझना। आजाद मोर्चे का गठन हुआ इसके बाद 1942 के अंदर ही, ठीक है। आजाद मोर्चा जो था वो जयपुर प्रजामंडल से टूटकर अलग हुआ। उसके अंदर कौन कौन सदस्य थे? बाबा हरिश्चंद्र, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है अगर आजाद मोर्चे से प्रश्न आएगा। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल, ये सब इसमें मुख्य सदस्य थे। और इन्होंने मतलब एक अलग संघ की निर्माण किया जिसे आजाद मोर्चा कहा गया। और ये जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के पक्षधर थे, ठीक है। और बाकी हीरालाल शास्त्री और बाकी के जितने भी थे, उन्होंने मतलब समझौतावादी नीति अपना ली थी कि हमारा समझौता हो गया है जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत और हम भाग नहीं लेंगे। समझ रहे हो ना इस चीज को? ठीक है, चलिए अब देखो फिर बाद में मतलब उठा पटक चली ये सारा। अब मैंने बताया आपको कि केंद्र से जो है दिग्गज नेता आते जाते रहते थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके देखा कि भी फूट पड़ जाएगी तो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी। और मिर्जा इस्माइल की जो चाल थी वो यही थी कि इनके अंदर फूट डाल देते हैं। जब फंड पड़े ना, जदी दूजन तीजन फायदो पड़े, दो जना में अगर फंड पड़े, दो भाई है, ठीक है, दो भाइयों में फंड पड़ो ना तो तीजो फायदो उठा ले। बंदर हमेशा रोटी ले जाता है बिल्लियों के झगड़े में, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे भी थी। फिर नेहरू जी के प्रयासों से 1945 में जो है आजाद मोर्चे का पुनः गठन किया, पुनः विलय कर दिया गया प्रजामंडल के अंदर, और इस तरीके से ये चली है। फिर लोकप्रिय सरकारें जब बनी तब जाकर इनका उद्देश्य पूरा हुआ। ये था आपके जयपुर प्रजामंडल। अब बताता हूं कि इसमें से सवाल आपको क्या क्या याद करने हैं, मोस्ट कि क्या याद करने हैं। सबसे पहले कपूरचंद पाटली और कपूरचंद पाटनी 1931, फिर पुनर्गठन जमनालाल बजाज, चिरंजीव लाल मिश्र उपाध्यक्ष, ध्यान रख लेना। और प्रथम अधिवेशन 1938, कम चांसेस है सवाल बनने के। संदेश ये भी याद रखना, लेकिन चांसेस कम है, आपको याद रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बढ़िया प्रश्न बनेगा 1942 जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और समझौते की शर्तें याद नहीं भी रखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिया वो ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आजाद मोर्चा 1942 और बाबा हरिश्चंद्र, ये याद रख लेना। 3 सदस्य, ये एक बार देख लेना, याद नहीं भी हो फिर भी देख लेना, लेकिन बाबा हरिश्चंद्र जरूर याद रखना। और वापस विलय कब हुआ? 1945, नेहरू जी के प्रयासों से। अब जयपुर प्रजामंडल कभी नहीं भूलोगे। पूरा ट्रिक भी आई है, कंसेप्ट भी आया है, मैटर डिटेल में भी व्यवस्थित सब कुछ। अब भूलने का कोई चांस नहीं है। अब तो देरी है सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करने की। बिखरा हुआ सामान था, समेट कर दे रहा हूं, व्यवस्थित तरीके से रख लेना अपने पास और इसको जो है सफलता की कुंजी बना लेना। बस इतनी सी चाहत है, न आपसे कुछ लेना है न देना है, बस जो दे रहा हूं उसके अंदर आप जो है ले लेना सफलता, बस बाकी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सफलता ले लेना और बस यही हमारी तो है, गुरु दक्षिणा मान लेना, यही है हमारी, ठीक है। तो इसे नोट करो पूरा व्यवस्थित तरीके से। उसके बाद चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर, अगला प्रजामंडल आंदोलन। साथियों, मारवाड़ और जोधपुर प्रजामंडल, ठीक है। मारवाड़ और जोधपुर का मतलब यह है मारवाड़ ही जोधपुर है, इस चीज को हमेशा दिमाग में फिट कर देना। इसके अलावा दूसरी चीज मत लाना। मारवाड़ का नाम लेते हैं यानी जोधपुर है, ठीक है। तो मारवाड़ कह दो चाहे जोधपुर कह दो, एक ही है। जोधपुर जैसे है तो जैसे जय नारायण व्यास का नाम यहाँ जरूर से जरूर आएगा और इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसीलिए तो JNVU कहते हैं, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। अब कई जना के असर थे JNV लिखा है, JNVU पढ़ी ओढ़ो में, तो वो यूनिवर्सिटी है इसलिए यू पढ़ा है। यहाँ अपने शॉर्ट में JNV लिखा है, स्पेस बच जाएगा, आपका काम फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। देखो मारवाड़ किसान आंदोलन में क्या है, इसकी स्थापना सबसे पहले 1934 भंवरलाल सर्राफ। पहला प्रश्न जो है यही बनता है, इसके अंदर क्या क्या देखो घटनाएं हुई। उसमें यह है कि 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन हुआ, ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से। चांदमल सुराणा ने इसका गठन किया था, ठीक है। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का गठन, JNV का मतलब है जय नारायण व्यास, आ गया नाम भैया, शेर है ये एक तरह का, ये जो व्यक्ति है एक तरह का शेर है यहाँ का, ठीक है ना। तो जय नारायण व्यास ने जो है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। इन्होंने जो इसके अंतर्गत एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन में क्या होता था कि रियासत जो थे, रियासत उन्होंने क्या किया कि 100 तोले का जो एक शेर होता था उसको 80 तोले का कर दिया, यानी कि 20 तोले की तो गड़बड़ कर दी ना। तो इन्होंने ये आंदोलन करके वापस उस शेर को
100 तोले का करवाया विरोध करके, और ये था तोल आंदोलन। इसके अलावा मादा पशुओं के बाहर भेजते थे, निकासी के विरोध में भी आंदोलन किए, ऐसे भी इसमें आंदोलन मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत हुए हैं। 1929 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन कब किया गया? 1929 में किया गया। मारवाड़ में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया 1932 के अंदर। 26 जनवरी 1932 को छगनराज चौपासनी वाला ने झंडा फहराया और झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया। पहली बार जो है जोधपुर रियासत के अंदर स्वाधीनता दिवस 1932 में मनाया गया। 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। मारवाड़ प्रजामंडल वालों ने मनाया बॉम्बे में था, ठीक है ना। तो ये 1936 में ही फीस वृद्धि के विरुद्ध, जब फीस, शिक्षा से संबंधित फीस वृद्धि की गई तो उसके विरुद्ध शिक्षा दिवस मनाया गया, वो भी 1936 के अंदर। 1942 में देखो, 1942 वाला टाइम पीरियड आता है, ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में इस शेर ने हिस्सा लिया, जय नारायण व्यास ने, तो उनको क्या किया कि सिवाना के दुर्ग में डाल दिया। सिवाना के दुर्ग में डाल दिया मतलब वहां जेल थी, उस जेल में इनको डाल दिया। हालांकि इससे पहले कराची में एक अधिवेशन हुआ था, तो वहां पे हिस्सा लेने के कारण इनको मतलब आने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ज्यादातर रियासतें ये करती थी, जो क्रांतिकारी अध्यक्ष नेता होते थे ना, उनके अंदर आने पर ही मतलब प्रतिबंध लगा देते, आदेश निकाला देते थे, ठीक है। तो ये एक्टिव थे बहुत ज्यादा, और ये मतलब बहुत मोटिवेट करते थे सभी को कि भैया पढ़ लिया करो, रे तुम अच्छी तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कहते थे बार बार। तो ये मतलब ऐसे काम करते थे, ठीक है ना। तो सिवाना किले में जो है इनको डाल दिया, और बाकी के जो कार्यकर्ता थे उनको थोड़ों को डाला जालोर जेल में और थोड़ों को डाला जोधपुर जेल में। तो जोधपुर जेल में डाला वो इसलिए याद रखते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है। बाल मुकुंद बिस्सा को है ना राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काम जतिन दास जैसा ही किया था। सेंट्रल में देखा जाए तो जतिन दास ने जो भूख हड़ताल की थी, और कोई जबरदस्ती खिलाए नहीं, इसलिए मतलब बहुत सारी मिर्ची वगैरह खाकर पूरा मुंह जख्मी कर दिया था, पूरा अंदर तक जख्मी हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे की ऐसे भूख हड़ताल करके इन्होंने, ये भी जो है शहीद हो गए थे, बाल मुकुंद बिस्सा भी, इसलिए इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहां तक अपन ने ये चीजें पढ़ ली, मुख्य मुख्य घटनाएं बता रहा हूं। देखो ऐसा है कि प्रजामंडल ऐसा समुद्र है जिसके अंदर कितना ही गोता लगाओ आप लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको संकलित करके मुख्य मुख्य चीजें समझाते हुए बता रहा हूं कि आपको भैया ये याद करनी है। बाकी दायरा चाहे कितना ही बड़ा हो, मैं कभी मना नहीं करूंगा, आपकी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अब जय नारायण व्यास की जो पुस्तकें हैं साथियों, वो ध्यान रखना, मारवाड़ की अवस्था, ठीक है, और पोपाबाई की पोल, इसमें जो है इन्होंने यहाँ की जो मतलब ये इनकी पोल थी ना, मतलब वो उजागर की, यानी कि यहाँ इनकी जो कमियां थी मारवाड़ रियासत की, उनको इन्होंने क्या किया, इन पुस्तकों और समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर किया। इनके जो समाचार पत्र थे वो थे, एक तो अखंड भारत, एक आगी बाण और एक पीप। कई बार क्या करते हैं कि इनकी भाषाएं पूछ ली जाती है, जब भाषाएं पूछते हैं ना तो कैसे याद रखना मैं बताऊं। अखंड भारत पढ़ते हैं अपन, तो अपन को क्या लगता है, अखंड भारत अपन पढ़ रहे हैं, अखंड यानी कि शुद्ध हिंदी प्रयुक्त की गई है ना। तो ये जो समाचार पत्र था वो साथियों कैसा था, हिंदी के अंदर, ठीक है। आगी बाढ़, यूं क्या ना, आगी बाढ़, आगी भाषा बोली रहे, आदि गुरु जी थे मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी की में आवे, राजस्थानी में आवे, तो ये राजस्थानी भाषा में था। कोई समस्या कौन है, राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी। पीप, पीप थोड़ा बोलने में मतलब यूं थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन में, पीप कौन सी रचना, पीप, पीप यानी कि पीप बोलते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे कोई अंग्रेज बोल रहा है, अंग्रेजी में ही है। तो ये कैसी है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। अब बताओ कोई समस्या है क्या, समस्या कहीं भी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं ना। ये चीजें जो है याद करने के लिए तड़पते हैं लोग कि ये याद नहीं होती, कंफ्यूजन होते हैं, एक दूसरे में घुसती है चीजें, है ना। और ये अब घुसने की सवाल ही नहीं है, मतलब एक तरीका विकसित करो कि मतलब समझ विकसित करो कि इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। हमारा लक्ष्य क्या है, सिलेक्शन लेना, हमारा लक्ष्य सिलेक्शन लेना। अब हमें जानकारी है कि आगी बाण जय नारायण व्यास ने लिखा, ठीक है, लेकिन लिखा किसमें, राजस्थानी में, याद हो गया। हमें पता है कि अखंड भारत जय नारायण व्यास का है, ठीक है। अब हिंदी में अखंड से अपन ने याद रख लिया कि ये तो हिंदी शुद्ध शब्द है, पीप अंग्रेजी में, सवाल यही बनते हैं ना, है ना, और यही चीजें काम आती है वहां। तो ये है। अब एक विद्यार्थी, ये ध्यान देना, एक तो यह विद्यार्थी भी एड़ा है कि हर चीज जो है गुरुजी कहवे तन वे,
गुरुजी दिखे कौन, और दिखे कौन अगर समस्या क्लास में होती ना तो अपलोड ही नहीं होती, क्लास अपलोड करते ही नहीं, ठीक है ना। दिखे कौन तो मोबाइल यूं सीधो रखो ना, इन मोबाइल नहीं आडो कर दिया करो, आडो कर दिया करो, और नहीं दिखे ना क्वालिटी बढ़ा देने से। हर चीज गुरुजी थोड़ी बताने आएगी कि भैया यूं कर यूं कर यूं कर, और मैं यदि यही बताने बैठ गया ना तो अगली क्लासें आपके नहीं आएगी, बताओ फिर क्या होगा। मतलब कुछ तो समझदार बनो रहे, मास्टर बनवा जा रहा थे और हमें कलाई करो इतनी, एक एक चीज जो है हर चीज मास्टर कौन बतावेला, ये अपने स्तर पे करनी होती है। बिल्कुल छोटी छोटी है तो पहली दूसरा बच्चे ही इतना कौन करे, जितना थेरिंग या कर दो। तो मतलब ये चीजें नहीं करनी है, अपने स्तर पर जो है थोड़ी थोड़ी इन चीजों को सुधारें आप, और उसके बाद में मतलब आप पढ़े। ये हर चीज कमेंट करने की नहीं होती, क्या कमेंट कर दिया बस छुट्टी, और छुट्टी कौन, ये आपका हर एक कमेंट जो है हमारे लिए बहुमूल्य है, बहुमूल्य छोड़ो अमूल्य है, और उस पर मतलब देखना पड़ता है हमें, और वहां पे जो है जरूरी चीजें भी छूट जाती है कई विद्यार्थियों के। तो ऐसी न करें आप गलतियां, ये आप पढ़ने का आनंद दो, जो पढ़े कुछ तो जो लिखवाया है उसी के अंदर कहते हैं आपने गुरुजी 1942 लिखाया, मैंने 1945 पढ़ा, अब सही कौन सा है कंफ्यूजन हो गया। अब कंफ्यूजन हो गया, इलाज क्या है बता। मैं 1942 लिखा हुआ, यानी 1942 में है, 4-5 किताबें पढ़ के लिखा देते। अब तुमने कहीं 1945 पढ़ लिया तो उसमें गुरुजी क्या करेंगे, अगर गुरुजी ने यहाँ पे 1942 बताया है और यहाँ पे 1945 बता दिया, तब तो आप कह सकते हो सर आपने यहाँ 1945 लिखा और यहाँ 1942, कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन दूर करें। अब लिखियोड़ो एक ही है और भी मैं कंफ्यूज हुआ, देखो जबरदस्ती के कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है। अपने लिए जितना सरल बना सकते हो ना मैटर को, उतना तो सरल बनाओ। और खुद जानबूझ के जटिल बनाना चाहते हो, मैं मतलब सरल करके देता हूं, खुद ही उलझना चाहते हो तो भले एंचा घास है, पक्षी उलझ के मरते हैं ना, वैसे उलझ जाओगे अंदर। कंफ्यूजन नाम के विकार के शिकार कभी मत होना, और जहां पे ज्यादा कंफ्यूजन लगता है छोड़ दो उसको, वहीं आगे बढ़ो। जरूरी थोड़ी है कंफ्यूजन वाला ही सवाल आएगा तो न फायदा करेगा न नुकसान करेगा। 17 बार समझा दिया, इस चीज को समझ लेना, बार बार नहीं कहने वाला हूं मैं। और ऐसे मतलब कमेंट पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी जाएगी। आस कभी मत करना कि सर हमने ये पढ़ा था, आपने ये बताया, हम कंफ्यूज हो गए। मैंने यदि 2 चीजें बताई है उसका कहोगे तो उसका बता दिया जाएगा। आप अपने कहीं से कुछ भी पढ़ लो और फिर कंफ्यूज होते हो तो उसका इलाज जो है अपने स्तर पे ही करना होता है ना। बाकी क्लासेस भी तो देनी है, फर्स्ट ग्रेड वाले बेचारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके इन सब के अंदर फंस गया, पूरी यांचा घास में तो थे, मन फंसा दो है, इसमें ही फंस के रह गया। बाकी क्लासें कब आएगी बताओ। सारी चीजें मेंटेन करनी होती है, इसलिए ऐसे छोटी छोटी हरकतें ना करें। पढ़ने पर ध्यान दो, सच्चे विद्यार्थी हो ना तो पढ़ने पर ध्यान दो और पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से। बाकी दूसरी ऐसी बातें नहीं करनी, ठीक है। अब ये नोट करो आप, और अपन दूसरा प्रजामंडल देखते हैं। आज की क्लास का ये अंतिम प्रजामंडल है। कल फिर अपन बीकानेर प्रजामंडल और अन्य जो छोटे प्रजामंडल है, एक एक 2-2 लाइन लिखवानी है आपको, वो समझाते हुए आपको लिखवा दूंगा। मतलब कल की क्लास ये आप देखेंगे शुक्रवार को, यानी कि वो आएगी सोमवार को आएगी, या मतलब देखते हैं सोमवार को ही आएगी, क्योंकि शनि रवि आपको बताया 5 क्लास देता हूँ सेकंड ग्रेड की, 2 शनि रवि को दूंगा फर्स्ट ग्रेड की। हिस्ट्री का जो पार्ट करवाना है वो भी बढ़िया तरीके से करवाएंगे। जब ओखली में सिर दिया ही है तो फिर घास से डरने वाले नहीं है, फिर तो अच्छी तरीके से ही करवाएंगे, ठीक है। तो आज ये मेवाड़ प्रजामंडल तक समझ, बड़े बड़े जो है वही है, इसके अलावा बड़ा बीकानेर है, बाकी सारे छोटे छोटे हैं। कोई ज्यादा प्रश्न वहां से बनते नहीं है, लेकिन देख लेंगे जब अपने पास में समय है, पर्याप्त समय है, तो सब चीजों को व्यवस्थित लेते हुए चले, आराम से इत्मीनान से सब। यानी ये नोट्स हमेशा के लिए बन रहे हैं आपके, चाहे कोई भी एग्जाम दे दो, ये हमेशा के लिए नोट्स बन रहे हैं, वो सोच कर बनाना, ठीक है। जो उतावल करने वाले हो ना वो कृपया करके ना देखें, क्योंकि उतावल वाली चीज होती नहीं है। एक तो उतावलापन और एक अधीरता मतलब विद्यार्थी के अंदर होना ही नहीं चाहिए। वो लोग कृपया करके ना देखें कि सर टाइमिंग बढ़ा दो, सर थोड़ा फास्ट पढ़ा दो, सर ये सारी चीजें यहाँ नहीं होगी। बहुत सारे शिक्षक है जो क्लासेस ले रहे हैं, आप बिल्कुल कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अपना जो ये लेवल है, अपना जो स्तर है, अपना जो तरीका है वो यही रहेगा, इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है साथियों, है ना। ये समझना चाहिए। देखो मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ यानी कि उदयपुर, मारवाड़ जोधपुर था ना, मेवाड़ उदयपुर, ये समझ लेना। यूकेवीएसडी ट्रिक पढ़ी थी ना, तो क्या पढ़ा था अपन ने, सन 1938 स्थापना जो की थी माणिक्यलाल वर्मा। अब बलवंत सिंह मेहता, आप कहोगे सर ट्रिक में बलवंत सिंह मेहता, अध्यक्ष कौन था, बलवंत सिंह मेहता। स्थापना किसने की, महामंत्री भी यही थे, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और स्थापना इन्होंने की, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।
उपाध्यक्ष जो थे भूरेलाल भैया, इनको बाद में काले पानी की सजा हुई। काला पानी ओरिजिनल नहीं, मेवाड़ का काला पानी, अभी बताते हैं। 1941 में यहाँ इसका मतलब पहला अधिवेशन हुआ, वो उदयपुर में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वर्मा जी थे, यानी माणिक्यलाल वर्मा थे। जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, मैंने कहा ना ये आते जाते रहते थे, यहाँ के जो वहाँ के जो दिग्गज नेता थे वो आते जाते रहते थे, तो उन्होंने इसमें क्या लिया, 1941 वाले में हिस्सा लिया। भूरेलाल भैया को सराड़ा दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। भूरेलाल भैया को नजरबंद क्यों किया था? क्योंकि 1942 आजाद अपने क्या कहते हैं, अरे ये 1942 वाला है, देखो कभी कभी ऐसे दिमाग में से मतलब ऐसे स्लिप होता है, इसको अचेतन मन कहते हैं, ठीक है ना। वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो उसमें हिस्सा लेने के कारण भूरेलाल भैया को क्या कर दिया, सराड़ा दुर्ग में नजरबंद कर दिया, जेल में डाल दिया। और ये सराड़ा का जो किला है इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि मेवाड़ के काले पानी की सजा हुई थी वो भूरेलाल भैया को हुई थी, और ये सराड़ा किले में डाला था, इसको कहते हैं, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा ने साथियों मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक लिखी, और इसके अंदर यहाँ की वही रियासत की कमियों को उजागर किया। जैसे जयनारायण व्यास ने वहां किया था, वैसे माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे उदयपुर के अंदर क्या हुआ, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन हुआ, जो नेहरू जी की अध्यक्षता में यहाँ पे हुआ। तो क्योंकि उदयपुर और मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ रहे हैं तो ये अपन को पढ़ना पड़ेगा कि ये यहाँ पे हुआ था उदयपुर के अंदर, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही जो थे वो भीलवाड़ा के रमेश चंद्र थे। भीलवाड़ा प्रजामंडल, और ये मतलब ये भीलवाड़ा और नाथद्वारा ये मेवाड़ प्रजामंडल के ही मतलब केंद्र थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे रमेश चंद्र जो थे वो पहले सत्याग्रही थे मेवाड़ के, रमेश चंद्र व्यास, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई ने इस दौरान क्या किया, जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल में गई थी, ठीक है ना। अब एक विद्यार्थी ने कल पूछा था कि सर लुगाइयां भी हिस्सा लियो, कहीं महिलाएं कोई जेल में गई क्या? अरे महिलाएं कि कोई लारे है, कहीं कोई पीछे है क्या महिलाएं? भाई कोई भी भर्ती निकलती है, पुरुष जितने फॉर्म भरते हैं तो महिलाएं भी हिस्सा लेती है कि नहीं? भाई आधी आबादी को पूरा अधिकार है, यहाँ पे भी कहीं पीछे नहीं है। महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मान लो कहीं पे कहीं पुरुषों का ही नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि महिलाओं का उसमें कहीं योगदान नहीं है। और पुरुष छाती ठोक ना अगर लाटियां खावाने जावे तो उन बाटियां कौन खिलावे, ला रहे लुगाइयां खिलावे, लुगायर बिना कभी कोई काम चाली आ रहा है। तो ये पूछने का नहीं है। नारायणी देवी और भगवती देवी जो है यहाँ पर जेल गई थी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा माणिक्यलाल का वर्मा का तो पूरा परिवार ही इसमें शरीक हुआ, सुशीला देवी वगैरह और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो जेल में गए थे यहाँ पे। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के अंदर ये घटनाएं होती है। तो इसके अलावा अब अपन जो पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल अपन को पढ़ना है। बड़ा तो है बीकानेर प्रजामंडल, बाकी छोटे छोटे थोड़े से वो भी देख लेंगे, कहीं छोड़ेंगे नहीं। जब प्रजामंडल पढ़ रहे हैं तो व्यवस्थित तरीके से, जिस क्रम से, जिस नियमितता से, जिस निरंतरता से चल रहे हैं वो अपनी बनी रहनी चाहिए। देखो इतना सारा काम होने के बावजूद भी मैंने कहीं पे आपके क्लासेस ब्रेक होने नहीं दी है, और भले कहीं सप्ताह में एक आध दिन मेरे पर्सनल काम की वजह से ब्रेक होती है तो मैं शनि या रवि को भी वो देकर भरपाई करता हूँ उसकी। आप लोग पता नहीं कैसे क्लासेस मिस करते हो, ब्रेक होती है, नियमितता छोड़ देते हो। जब मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे नौकरी लेनी नहीं है आपकी, मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे कोई विशेष ऐसा फायदा मिल नहीं रहा है, तो भी मैं नियमितता के साथ क्लासेस दे रहा हूं कि विद्यार्थी जो है आज से देखते हैं। लेकिन विद्यार्थी जो है वो नियमितता नहीं रख पाते, हद है। नियमितता और निरंतरता तो विद्यार्थी का मतलब परम लक्षण है, गुण है, और इसको ही छोड़ देते हो आप। फिर आप कहोगे कि सर सीट में कट ऑफ बताओ, ये बताओ फलाना टीम का, ये थोड़ी बातें होती है। निरंतरता लाओ, सबसे पहला काम है निरंतरता, नियमितता। पहले 2 घंटे की निरंतरता लाओ, फिर 4 घंटे 6 घंटे सिटिंग पावर ऐसे ही बढ़ेगा। जब ये चीज होगी तब आपको पढ़ने में रुचि आएगी, और तब आपको लगेगा यार सिलेक्शन कोई खाने मतलब भारी काम थोड़ी है, ये तो आराम से हो जाएगा यदि हम इस तरीके से लगे रहे। लेकिन जो इस तरीके से लगे रहेंगे उनके आराम से होगा। जो धाके दिखे में बाद में करें धाका दिक्को करने वाला कोई सिलेक्शन थोड़ी है। धाका दिक्का करने वाला सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं। कड़वा है, सच है, एक्सेप्ट करो चाहे नहीं करो। इसीलिए कह रहा हूं नियमितता लाओ, निरंतरता लाओ। जब प्रयास करना ही है तो पूरा करो। आधा अधूरा करने से क्या मतलब, फॉर्मेलिटी कभी भी नहीं करनी चाहिए। औपचारिकताएं सिर्फ दिखाने के लिए होती है, हकीकत में तो प्रयास करना पड़ता है, दिल से करना पड़ता है, ठीक है। अब ले लो स्क्रीनशॉट और उसके बाद में नोट कर लो, नोट्स बना लो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।
तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।